चलिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा हेल्थ जो मानव समाज को क्या बना सके, सचेत बना सके, किससे रिलेटेड? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब केवल मतलब एक पर्सनल, मतलब एक इंसान तक ही सीमित रह जाना कि उसके हेल्थ से रिलेटेड, उसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है इससे रिलेटेड, ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब पूरे मानव समाज में, है ना, उसको हेल्दी बना के रखना। कौन कौन से बेसिस पर? एक है फिजिकली, वो शारीरिक रूप से हेल्दी होना चाहिए। दूसरा है इमोशनली। तीसरा है बिहेवियर। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल शारीरिक रूप से ठीक है, इमोशनली भी ठीक है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत गंदा है, बात करना नहीं आ रहा उसको ढंग से, है ना। तो ये सब भी क्या है, एक बीमारी है, रिप्रोडक्टिव रूप से वो सही नहीं है ऐसा। एंड सोशल, समाज में अगर इन तीनों चीजों सही है उसके, है ना, फिजिकल भी है, इमोशनल भी है, बिहेवियर भी ठीक है ना, लेकिन सामाजिक रूप से वो अड़ियल टाइप का है ना, मतलब सामाजिक रूप से का मतलब समाज में उसका गंदा व्यक्तित्व है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक मतलब वेल बीइंग नहीं है इसका, मतलब वो ठीक नहीं है मानते हैं। तो सिंपल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होगा कि कोई भी इंसान है वो क्या होना चाहिए, फिजिकल रूप से और बिहेवियर, सोशल और इमोशनली ठीक होना चाहिए, इन चारों पर्सपेक्ट में। ठीक है, ये चार आप याद रखेंगे। ये WHO ने ये चीज बोली है। ठीक है, WHO फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपके बोर्ड में, अगर पूछते हैं ना ये WHO का पूरा नाम बताइए ऐसे करके, तो ये सब आता है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो क्या है, ये टोटल वेलबींग है इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। ठीक है, इन चारों जो स्तंभ है मान लो, इसमें उसको खरा उतरना चाहिए, तब वो रिप्रोडक्टिव रूप से हेल्दी है। ऐसे में उसको हेल्दी नहीं मानते। ठीक है, तो ये चार चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब लिख लिए होगे ना, तो कहानी सुनो कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हम लाए हैं, जो योजना वगैरह जो भी, इस सभी का ध्यान इसकी तरफ क्यों गया? सिंपल, ध्यान सुने। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगा और रिसोर्सेस की कमी होती गई। जैसे मान लो मेरे घर में क्या है, 1 किलो चावल है ना, और 1 किलो चावल को हम लोग 2 जने खाते हैं। ठीक है, कितने लोग खाते हैं? 2 जने खाते हैं। एक दिन में 1 किलो चावल 2 जने खाते हैं। लेकिन मान लो हमारे घर में मतलब संख्या बढ़ गई, हम लोग 2 से 4 हो गए, 4 लोग हो गए टोटल। अब क्या 1 किलो चावल से हमारी पूर्ति हो जाएगी? तो मतलब डिमांड बढ़ गई ना खाने की, है ना। तो सिंपल क्या हो गया, अब हमारे पास रिसोर्सेस की कमी होगी। हमारे पास 1 ही किलो चावल है, मतलब 2 जने खाने के लिए, लेकिन खाने वाले कितने आ गए हैं? 4। तो अब क्या किया जाए, है ना। तो क्या होता था पुराने जमाने में, पहले क्या करते थे लोग कि मैक्सिमम लोगों में देखना आप लोग, उनके घर में ना कम से कम 4-5 बच्चे तो रहते थे। ठीक है, 4-5 बच्चे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या किया गया, लोगों को ना जागरूक कराया गया कि आप ये कीजिए तो आपको नुकसान भी नहीं है, और आपके घर में ज्यादा मेहमान भी नहीं, मेहमान का मतलब बच्चे भी नहीं आएंगे, है ना, और आपको भी नुकसान नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि आप क्या है, मान लो गरीब आदमी हो आप खुद का पालन पोषण ढंग से नहीं कर पा रहे, तो 2-4 जने और आएंगे तो उसका कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो बच्चे कुपोषित हो जाएंगे। ऐसे कुपोषित बच्चे बाद में फिर क्या करेंगे? फिर वो खुद से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, ज्यादा उसको खाना ही कम मिल रहा है। तो इसलिए लोगों को जागरूक कराया गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मितानिन वगैरह लोग ऐसे घूमते रहते हैं कुछ न कुछ चीजें बताने के लिए, है ना। तो ऐसे लोगों को जागरूक कराया गया कि आप लोग जाके बताइए। टीवी वगैरह में ऐड दिखाया गया कि ये चीज लीजिए, इससे चीजें रुक जाती है, ये योजना है, इसके अंदर कुछ पैसा मिलता है, 2 बच्चे सबसे अच्छे ऐसे कर करके, है ना, तो 2 बच्चे कराओगे तो 2 लाख रुपया मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें, है ना। और होता क्या था, पुराने जमाने में ऐसा भी था कि लोग गरीब थे और दहेज वगैरह भी देना पड़ जाता था, है ना, लड़की की शादी के टाइम पे। तो क्या था, लड़की वगैरह हो जैसे जानते थे ना वो लोग, तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। ठीक है, तेरे कारण मेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। छोटी सी है बच्ची, उसके बाद भी उसको बहुत ताने सुनने पड़ते थे। धीरे धीरे बड़ी होती थी कि तेरी शादी हो जाएगी, दहेज तो मेरे को देना पड़ेगा, ऐसा टाइप का था। तो मानसिकता बहुत अजीब था उस टाइम पे, है ना। तो लड़की भी होती थी उसको भी बहुत अजीब मानते थे वो लोग। इस कारण से क्या किया गया, धीरे धीरे ना लोगों की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जैसे शादी के टाइम पे पैसा वगैरह भी देते हैं ना, है ना, गवर्नमेंट पैसा देती है ना,
तो सब चीजें कहेगी ताकि गरीब आदमी को ज्यादा भार मत पड़े, वो अपनी बच्चे को क्या है बोझ मत समझे। ठीक है, तो फिर लोगों ने फिर धीरे धीरे क्या किया, अब इस सिचुएशन में आ गए हैं अपन लोग कि अब लड़की और लड़का दोनों बराबर, ऐसा नहीं कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसा नहीं, दोनों के दोनों बराबर है। पहले क्या था, लड़की लोग थे उसको दब के रहना पड़ता था, सुनना पड़ता था बहुत ज्यादा। अब कोई बोल दे तो है तेरी ऐसी तैसी करके वो खुद चढ़ जाएगी, है ना, तो ऐसा होता है। तो सिंपल, अब ये जो टोटल ये पुराने जमाने की चीज थी उसको हम धीरे धीरे सुधार रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रूप में हम ला रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सके कि आप ये कीजिए तो आपके लिए सही है, या फिर ये चीजें हैं जिससे आपको नुकसान भी नहीं है और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छे से चल सकती है ऐसे करके। ठीक है, तो टोटल आप यही चीज पढ़ोगे, इसमें लोगों को जागरूक कराएंगे और कुछ कुछ नए नए टूल्स हैं, कुछ तकनीक है उसके बारे में भी देखेंगे जिसका यूज किया गया है। चलिए देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज। तो प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था पॉपुलेशन में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि जिसको बोलते हैं। जैसे कि ऐसा बोलते हैं ना कि चाइना जो है वो उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे मतलब विश्व में देखा जाए तो उस देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से, उसके बाद कौन आता है, इंडिया आता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेस कम है ना, मतलब साधन कम है लेकिन जरूरतें बढ़ रही हैं क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, है ना, कि हम लोगों की जरूरतों को पूरा कैसे करें। तो इसलिए क्या किया गया कि जो हो गया है तो हो गया है, लेकिन अब हम उस चीज को मेंटेन करके रखते हैं, है ना, संसाधनों का जो यूज है वो कम करके, है ना, या फिर जो लोगों को जागरूक करके कि आप एक अपने आप में स्टेबल हो जाइए उसके बाद आप बच्चे पैदा कीजिए। नहीं तो ऐसा होता है ना कि कम एज में ही शादी करा देते हैं, कम एज में ही बच्चे हो जाते हैं, तो खुद तो लेडहरवर टाइप के इधर उधर घूम रहे हैं, है ना, छोटे हैं ना, दिमाग उतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ है ना, तो शादी कर ले उसके बाद बच्चा भी है, वो खुद बच्चा है उसका खुद का भी बच्चा हो गया, ऐसा टाइप का पहले ऐसा होता था। ठीक है, तो क्या था उस टाइम पे लोग जागरूक नहीं थे। अब क्या है कि लोग जब स्टेबल हो जाते हैं, एक जॉब पकड़ लेते हैं, खुद को संभाल लेते हैं और अपने फैमिली को जो संभालने लग जाते हैं, तब फिर वो शादी करते हैं। लेकिन पहले क्या था कि लड़का बड़े हो गएगा, ले चला शादी करा देथन, एती तेती घूमत रहते, है ना, तब बाई आई कम से कम घर मत रही, ऐसे समझ रहे हैं ना, ऐसा होता है ना गांव में, अभी भी ऐसा होता है। ठीक है, कोई इधर उधर बहुत ज्यादा घूम रहा है, बहुत ज्यादा शैतान है ना, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी जल्दी से जल्दी शादी करा देते हैं ऐसा करके। ठीक है, 20 साल हुआ 21 साल हुआ तो शादी करा देते हैं, मतलब 21-22 साल में ही करा देते हैं ऐसा गांव में। ठीक है, तो चलिए ये प्रॉब्लम था, उसको सॉल्यूशन निकाला गया। तो सबसे पहले इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बनी, किससे रिलेटेड, उन्होंने मतलब इंडिया ने क्या किया कि एक कार्यक्रम चलाया, परिवार नियोजन। सुने हो ये नाम, नहीं सुने हो? परिवार नियोजन का मतलब है बच्चे दो ही अच्छे, दो से ज्यादा तो आप फंसे, है ना, तो सिंपल। तो उन्होंने ये कार्यक्रम चला था, फैमिली प्लानिंग, इसको बोलते हैं परिवार नियोजन। क्या बोलते हैं? परिवार नियोजन। कब चलाया गया था? हाँ, 1951 में ये कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, अब इस परिवार नियोजन को परिवार कल्याण के नाम से भी जाना जाता है, परिवार कल्याण। ठीक है, पहले क्या था, रोके थे नियोजन करना, उसको क्या करना, मतलब प्लानिंग के साथ बच्चे पैदा करें ऐसा करके। ठीक है, कि आप जब स्टेबल हो जाएं उसके बाद अब उसको क्या किया जाता है, परिवार कल्याण बोलते हैं, ताकि अब बच्चा जो पैदा हुआ है उसका कम से कम पालन पोषण तो अच्छे से करो, है ना, उसकी भरपाई करो। पहले एक जने को संभाल उसके बाद दूसरा सोचना, ऐसा टाइप का। तो अब क्या बोला जाता है, परिवार कल्याण। ठीक है, चलिए, तो सबसे शुरू में आपको पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे पहली बार पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए किस देश ने अगुवाई की थी, कोई प्लानिंग की थी क्या, कोई योजना का शुरुआत किया था क्या, ऐसे करके। तो सबसे पहले विश्व में किसने किया था? इंडिया ने। कब किया था? 1951 में। ठीक है, उसका नाम क्या था? फैमिली प्लानिंग, हिंदी में परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन को अब किस नाम से जाना जाता है? परिवार कल्याण। ये आपका बोर्ड में आएगा। ठीक है, बोर्ड वगैरह में दे देते हैं सब चीज। ठीक, बाकी नीट के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ये
आपका इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है मतलब जिसने क्या किया था, एक मतलब योजना शुरू की थी। इस टाइम पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो आपके नीट में बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। तो उन्होंने शुरुआत की थी उनके दौर में, ठीक है, प्रधानमंत्री थे उस टाइम। अब देखो, ये था परिवार नियोजन। अब क्या किया गया कि केवल परिवार नियोजन बस जरूरी नहीं है, ठीक है, कि लोगों को ये जागरूक कराना कि आप केवल 2 ही बच्चे रखिए ऐसा करके। अब क्या था कि आपने जो बच्चे पैदा किए हैं, कम से कम वो अच्छे से विकसित हो सके, तो कम से कम उनको अच्छे से प्रॉपर पोषण दीजिए, आप अच्छे से कपड़ा वगैरह जो भी उसकी जरूरत है वो कम से कम एक जने की पूरा कीजिए। जब एक जने की आप पूर्ति कर लेते हैं, उसके बाद आप दूसरा प्लान कीजिए, ठीक है। मतलब बच्चे का पोषण देखा गया, उसके बाद है ना, जो बच्चा है वो अच्छे से ग्रो कर सके कम से कम, उसके बाद आप दूसरा प्लान कीजिए, दूसरा बच्चा देखिए, ऐसे करके। तो क्या किया गया, ये जो है ये नाम पूछा जाता है। अब परिवार नियोजन को हम और किस नाम से जानते हैं, या फिर उसको बढ़ाकर और क्या चलाया गया, कौन सा योजना, तो क्या था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। इसको शॉर्टकट में बोल देंगे RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अगर आपको केयर याद नहीं आ रहा तो चाइल्ड हेल्थ तक आ जाएगा। R से रिप्रोडक्टिव, C से चाइल्ड, S से हेल्थ, उसके बाद प्रोग्राम लिख देना, योजना है तो सिंपल, ठीक है। तो ये नाम है, ये पूछा जाता है बस। तो सिंपल, ये समझ में आया। ये जो कार्यक्रम है वो लोगों को जागरूक कराने के लिए, किसके लिए, जागरूक कराने के लिए। लेकिन इंसान एक बार में सुनता नहीं है, उसको बोल देगा ना तो ते का जानबे, हमार लड़का बड़े बाड़ी था, मतलब नहीं पाली पोसीगा, एक जन बढ़िया पोसी तो 4 जन सोच कैसे पोसी, समझ रहे, तो पहली तो एक जन ला पोस ले, उसके बाद 4 जन ला सोचबे, ठीक है। तो ये चीज होता है, तभी तो शुरुआत हुआ था। चलिए नोट कीजिए, चलिए सिंपल। अब स्ट्रेटजी क्या अपनाई गई थी कि लोगों तक हम कैसे पहुंचाएं, ये जो कार्यक्रम जो हम चला रहे हैं इसको हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, ठीक है। तो क्या किया गया, शुरू में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था, तो रेडियो में पुराना टीवी था जिसमें दूरदर्शन बस चलता था, DD न्यूज, दूरदर्शन मालूम है ना, नेशनल टीवी ऐसे करके। तो उसमें क्या किया गया, लोगों को ना मतलब बार बार दिखाया गया, जैसे मूवी वगैरह चलते था ना, तो उसमें भी ना टाकीज वगैरह जो छोटा मोटा जैसे भी, तो उसमें भी ना लोगों को दिखाया एड के रूप में दिखाया गया, ठीक है। तो क्या था, कुछ तरीके थे, ऑडियो के तरीके क्या थे, ऑडियो के तरीके थे ये रेडियो में से चला के, हाँ नमस्कार देवी और सज्जनों, ये आकाशवाणी आपका स्वागत है, ऐसे चलता था। सुने हो ऐसा कुछ, है ना। तो ऐसा दूरदर्शन करके पै 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 ऐसे एक साउंड चलता था, मालूम है, सुने हो कोई, हाँ। तो वो क्या था, वो ऐसे धीरे धीरे ना इसमें ना लोगों को ना बार बार सुनाया गया। जब किसी चीज को बार बार बोली जाती है, लोगों के दिमाग में जब उतर जाती है, तो लोग फिर उसको अपनाने लगते हैं कि अगर कोई चीज बार बार बोली जा रही है तो कहीं ना कहीं सही है, ऐसे करके, ठीक है। तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा बार बार ऐसे चलाया गया, रेडियो में, टेलीविजन में। तो ये पुराना टीवी है, ऐसा वाला अब नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा टीवी देखने को मिलता है। चलिए, ये अखबार में है ना, अखबारों में छापा गया कि जो लोग अखबार पढ़ते थे उनको, कि अखबार वगैरह में ऐसे देखते, पेज में ही, पहले पेज में ही देखते थे ऐसे, अरे ये परिवार नियोजन के कार्यक्रम चल रहा है, इसका क्या क्या फायदा है, तो फायदे गिनाते थे उनको, ठीक है। किसी इंसान कोई बात तब तक नहीं सुनता जब तक उसको उसमें फायदा न दिखे, तो सबसे पहले उसको बताओ फायदा। जैसे बोलते हैं ना कि नीट क्वालिफाई कर लोगे तो हम पहले फायदा बताते हैं, डॉक्टर बन गए तो क्या, इतना पैसा, है ना, तो ये, तो वो फायदा पहले बताओ, उसके बाद वो ध्यान देने लगेगा। तो ऐसा है, ऑडियो के रूप में रेडियो था, विजुअल के रूप में टेलीविजन था, प्रिंट मीडिया के रूप में आपका अखबार वगैरह था, ठीक है। अखबार वगैरह में ऐसे क्या दे देते थे, एड दे देते थे, ठीक है, विज्ञापन जी, है ना, एड मतलब विज्ञापन। चलो, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज क्रिएट अवेयरनेस, जो एनजीओज है ना, एनजीओज जो जिसको बोलते हैं क्या, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब क्या है, गैर सरकारी संस्था, ठीक है। तो उन लोगों को भी ये बोला गया कि आप भी जाइए और आप भी थोड़ा सा लोगों को जागरूक कराइए। जैसे कि अब मितानिन वगैरह को लोग बोल देते थे, है ना, मितानिन वगैरह लोग जाते थे घर घर में कि आप ये चीज कीजिए, तो वो क्या करते थे, महिलाओं को बताते थे। मितानिन लोग मैक्सिमम महिलाएं ही हैं, है ना,
मैक्सिमम क्या महिलाएं ही हैं, मितानिन का मतलब महिला ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है, उन लोग जाते थे और जो लेडीज लोग थे है ना, घर में जो महिलाएं थी उनको बताते थे वो लोग कि इसका ऐसा ऐसा फायदा है, ठीक है। तो आप लोग कम से कम क्या है, अगर बच्चे आप पैदा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो ही करिए ताकि ज्यादा मत हो, है ना। ज्यादा का मतलब ज्यादा आप बच्चे पैदा करोगे तो रिसोर्सेस की डिमांड भी बढ़ेगी, है ना, जरूरतें बढ़ेंगी, तो आप पूर्ति कैसे करोगे ऐसे करके। तो लोगों को ऐसे घर घर जाके भी जागरूक कराया गया है, ठीक है। चलिए, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर, फ्रेंड्स आल्सो मेक रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी के रूप में अब क्या था, पेरेंट्स लोग सबको शामिल किया। ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम केवल गवर्नमेंट तक सीमित थी, हर लोग को शामिल किया। जैसे मैंने बोला कि मितानिन लोग जाते थे घर घर में, अब किसी एक को पता चला तो वो अपने घर में डिस्कस करते थे, उसके बाद उसको पता चला तो महिलाएं हैं थोड़ा सा बगल में भी जाके थोड़ा बातचीत कर लेती हैं, है ना, चुगली जी, है ना, ठीक है। तो वो है, उसके बाद उन लोग को क्या करते थे, ऐसे खुद में ही जागरूक होने लगे वो लोग, उनको बताया जाता था तो सब इसमें भाग लेने लगे। स्कूल वगैरह में भी, स्कूल जाते थे तो वहां पर भी लोगों को बताया जाता था, जैसे हम लोग अभी बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो वैसा स्कूल में भी बताया जाता था लोगों को, ठीक है। तो पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स सब इसमें शामिल थे, मतलब सबको इसमें शामिल किया कि आप लोग भी जागरूक कराइए। जैसे मुझे मालूम है, मेरे दोस्त को मालूम नहीं है, वो गांव में रहता है, पढ़ा लिखा नहीं है बेचारा, तो उसको उतना नॉलेज नहीं है, मतलब नॉलेज का मतलब इन सब कार्यक्रम के बारे में मालूम नहीं है, उसको इसका फायदे या फिर नुकसान मालूम नहीं है। तो मुझे पता है, कम से कम मैं अपने दोस्त को बता सकता हूँ ना कि जब तक तू स्टेबल नहीं हो जाता तब तक शादी मत करना भाई। जब पैसे कमाने लग जाएगा उसके बाद सोचना, फिर पैसे कमाने लग गया तो कम से कम घर में पूर्ति हो रही है नहीं वो देखना, खुद की पूर्ति होनी चाहिए, घर की पूर्ति होनी चाहिए। जब पैसा बच जाता है तब आप सोच सकते हो कि मैं शादी करूंगा, और ज्यादा पैसा बचने लगे तब आप सोच सकते हो कि एक आध बच्चा हो जाए, क्योंकि उस बचे हुए पैसे ताकि उसकी पढ़ाई करा सको, है ना, डायपर ले सको भाई, बच्चे का हेल्थ भी तो जरूरी है ना। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये समझ गए ना। अगर आपको पूछते हैं कि निम्न में से कौन कौन सी चीजें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, मतलब इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाने के लिए भाग ले रही थी, तो मान लो ये ऑप्शंस आपको देते हैं, एनजीओ दे रहा है, पेरेंट, क्लोज रिलेटिव, या फिर इन सब के अलावा कोई और दूसरा दे देता है जो आपको लगता है कि ये भाग नहीं लिए हैं, ऐसे करके, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिए, क्या चीफ मिनिस्टर यहाँ पर भाग लिए हैं है ना, तो चीफ मिनिस्टर घर घर थोड़ी जाएंगे भाई, वो क्या बोले हैं कि योजना चलाए हैं, फिर लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मान लो ऑप्शन आपको अटपटा दिखे तो रॉन्ग कर देना उसको, बाकी ये सब चीजें हैं। इसमें भी आपको सबसे ज्यादा सेफ कौन लग रहा है, बताइए कौन है जो आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है? इन सब में से कौन आपको सबसे अच्छे से समझा सकता है? पेरेंट्स ना। तो सबसे ज्यादा सेफ है क्या? पेरेंट्स। उसके बाद मतलब इस सब को थोड़ा सा साइड कर लो, ये भी धोखेबाज निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबके सब सही हो, है ना, ये भी धोखेबाज निकल जाते हैं। टीचर भी हो सकता है सही हो या फिर ना हो, उनके मन में भी हो सकता है कुछ चीजें गलत हो, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होता करके, हो सकता है कुछ चीज आप थोड़ी जानते हो चीज कि सामने वाले के मन में क्या है ना। तो ये सब चीजें हैं सिंपल। तो टीचर, ऐसा नहीं कि सभी टीचर गलत होते हैं, है ना। टीचर का मतलब कुछ अपवाद रहते हैं, मैक्सिमम टीचर्स बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सिंपल। चलिए, क्लोज रिलेटिव्स, इनसे तो थोड़ा सा बच के ही रहिए। ये लोग सबसे पहले आने वाले हैं जो बोलते हैं अरे शादी कर लेना, का हुई यही बोलते हैं ना। तो यही सबसे पहले बोलने वाले थे, अरे शादी कर लेना, पगला का हो जी, कहीं नहीं हुआ था, इतना बड़ा बाढ़ गया, 28 साल उम्र हो गया, चल शादी कर, ऐसे कर। तो ये प्रेशर डालने वाले ये लोग, भले आप काम कर रहे हो चाहे मत करे, आपको बोलेंगे उम्र ज्यादा हो गए, ज्यादा मुंह कैसे कर देते हैं, आधा जिंदगी बीतेज गए, अब कहते 20 साल जिंदगी बाचे, 20 साल में क्या कर डर देते हैं, ऐसे समझ रहे हैं, ऐसा टाइप का बोलते हैं। चलिए ठीक है, ये समझ में आया। ये यहाँ पर लोगों को जागरूक कराने के लिए हर घर घर जा जाके मतलब बोला गया कि आप ऐसा कीजिए या फिर ऐसा मत कीजिए जो सेफ हो आपके लिए, ऐसा करके, ठीक है। चलिए, ये नहीं बनाना है, डायग्राम में दिखना है। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ऑडियो में रेडियो, विजुअल में टेलीविजन, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर वगैरह करके। चलिए, ये देखिए, स्कूल को भी इसमें शामिल किया गया ताकि स्कूल भी जागरूक कराए बच्चों को, ठीक है। मतलब स्कूल ये बताए कि
अगर ये जो परिवार नियोजन वाला रिलेटेड ये सब स्कूल भी बच्चों को बताए कि क्या क्या चीज होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हम अगर इन सब के बारे में मतलब सेक्स एजुकेशन अगर नहीं दे रहे हैं स्कूल में, लोगों को ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी इससे रिलेटेड बीमारी होती है, ऐसे करके, तो लोग इसको समझेंगे कैसे? इसको तो गुप्त ही रखा गया, फिर तो लोग जान नहीं रहे हैं तो इसको बहुत बड़ा चीज बना लेते हैं, है ना। तो आजकल जो क्राइम वगैरह हो रहे हैं तो वो ये सब क्या है, लोग ये सब चीज के बारे में जानते नहीं है, तो वो लोग क्या सोचते हैं सब चीज को कि मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, इसको अचीव कर लेंगे अपन, ऐसा, ठीक है। तो लोगों के मन में एक गलत भावना पैदा होने लगी, फिर ये सब बंद रहने लगा। तो स्कूल्स में क्या किया गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया गया कि मेल में और फीमेल में क्या है, मेल में और फीमेल में, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया, लोग जानने लगे, जागरूक होने लगे कि इतना बड़ा चीज नहीं है। इसका मेन काम क्या है? मेन काम है क्या कि हम अपनी जनरेशन को इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू बढ़ाते हैं, है ना, मतलब हमारा जो जनरेशन है वो आगे बढ़े, मेन काम तो यही है इसका, ठीक है। तो लोग जब ये चीज जानने लगे तो समझ गए इसका मतलब उतना ज्यादा यूज नहीं है, मतलब केवल क्या है, हम अपना जनरेशन बढ़ाने के लिए ये चीज कुदरत के द्वारा बनाई गई है, सीधी सी बात, ठीक है। तो लोग जब ये चीज जानने लगे तो समझने लगे ना कि कोई चीज करना सही है या नहीं करके, है ना। एक टाइम के बाद ये चीज करना चाहिए, शादी हो गया तो ऐसे करके, तो लोग फिर इससे धीरे धीरे जागरूक होने लगे, सिंपल सी बात। एल्डोसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, देखो जब ये है एल्डोसेंस मतलब किशोरावस्था, यौनावस्था बोलते हैं ना, वो है। जैसे कि आप लोग अभी इस एज में हो, एल्डोसेंस में, सिंपल 12 से 18 साल के बीच का जो एज है, तो क्या होता है, आप लोग अपने घर वालों से डिस्कस करने के बजाय चीजें दोस्तों से डिस्कस करते हो, मतलब घर वालों पर उतना भरोसा नहीं जितना कि एक दोस्त के ऊपर है, समझ रहे हैं। ये वो एज है, सिंपल सी बात है। आप ये भूल जाते हो इस एज में कि पेरेंट्स ने क्या किया है आपके लिए, है ना, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं आपके लिए, है ना, किया है वो अलग चीज है, कर क्या रहे हैं वो भी भूल जाते हैं। अब दोस्त आ गए तो माँ बोल जान दे भाई, मोर संगवारी करा, मोर संगवारी बर्थडे है। अब माँ बोल रही है कि बेटा तोर बर खाना बनाया हो रही, दे साग ला रांधे प्यार से तोर बर, तना वो में वहां जा कुकरी खा है। समझ रहे हैं, है ना। कब माँ, देखो माँ की भावना भी ठेस मत पहुंचे तो आप बोल सकते हो माँ वहां से आता हूँ फिर खा ला, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके, है ना, आप बोल सकते हो, सिंपल सी बात। माँ की भी भावनाएं नहीं ठेस पहुंचेंगी, वो लोग तो ऐसे ही सोचते हैं, पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे कभी भी हमसे बड़े नहीं होते, मतलब हम उनकी नजर में हमेशा क्या है कि उनसे ज्यादा ही समझदार हैं। लेकिन अब होता क्या है, बच्चे ये समझने लगते हैं मोर दाई दादा पढ़े लिखे नहीं है, वो काजा नहीं, समझ रहे हैं, होता है ये, होता है, ठीक है। हम उनको बोल देते हैं, भले हमको ये चीज मतलब पता नहीं है, लेकिन हम ना नादानी में चीज बोल देते हैं, तोला का मालूम पापा, तोला का मालूम माँ, ऐसे करके, है ना। उन लोग को सब पता रहता है, लेकिन आप लोग को जताते नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज रहता है। आपको बोर्ड में इससे सवाल पूछा जा सकता है कि यौनावस्था को सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीरियड या फिर संवेदनशील अवस्था क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो अवस्था है जहां पर आप कुछ जो कैरेक्टर्स है वो एक्वायर करते हो, उसको आत्मसात करते हो, आत्मसात करने का मतलब धारण करते हो, ठीक है। अब ये वो कैरेक्टर्स हैं जो गलत हैं, लेकिन आपको लगेगा कि इसमें मजा है। जैसे कबीर सिंह देख के आपको लगने लगेगा सिगरेट पियो फूको, ऐसा तो गलत है ना। ये आप देख के वो सेंसिटिव हो गए वो चीज, ये अवस्था ऐसी है कि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है ना, आप उस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए, क्या पता सिगरेट पीने में कैसा लग रहा हो, ऐसा तो गलत है। दुनिया बोलती है उससे कैंसर हो रहा है करके, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं ना, समझ रहे हैं, उनको ये सब मालूम नहीं है। लेकिन जब कैंसर हो जाता है उसके बाद फिर वो बोलते हैं फुकट पिए हो रे, मर गए का चक्कर में, समझ गए। तो ये चीज है, तो ये सेंसिटिव अवस्था है। तो कोशिश ये करे कि सिंपल जो अच्छी चीजें हैं, फिर दोस्त यार जो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, कम से कम उनसे सलाह लीजिए, उनसे बात कीजिए। ऐसा नहीं कोई दोस्त इधर उधर घूम रहा है, अरे फलाना मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ, मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ, ऐसे करके तो घूम भैया, अच्छा बात है, हम तो गरीब आदमी, हम तो पढ़ लिख के हम अपना करियर बनाने आए हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी बन पाएंगे, नहीं तो फिर हम भी काम बुता करेंगे इधर उधर, समझ रहे हैं ना। ऑप्शन क्या है करियर बनाने का? केवल एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए क्या है कि वो उस अवस्था में तब तक रहेगा, मतलब गरीब तब तक रहेगा जब वो सोचना, ये मतलब ये सोचता रहेगा कि मैं घूमने फिरने के लिए मोर दाई दादा तो है, सब पालत पोसत है, ऐसे करके वो उस अवस्था से, गरीबी से तब बाहर निकलेगा जब वो सोचने लगेगा
कि बहुत हो गया मेरे माँ बाप को काम करते हुए, अब उनको आराम देना चाहिए, तो मैं कुछ बड़ा करता हूँ, ताकि मेरे बच्चे के ऊपर ये नौबत ना आए कि वो भी शुरू से पैदा हुआ तो उसके माइंड में ये ना रहे कि वो भी काम करेगा बाद में। ठीक है, तो ये चीज आगे बढ़ाती है लोगों को। ठीक है, तो ये है सिंपल। बाकी जो बुरी संगत है उन सब में लिप्त होते हैं, तो यही वो एज है एडोलेसेंस। ठीक है, तो सब चीजों के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है, इस कारण से इसको बोलते हैं मोस्ट सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में लोगों को बताना, एसटीडी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है ना। ठीक है, एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है ऐसे करके, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो इसमें आपको एग्जांपल दे सकते हैं, है ना, जैसे कि क्या हो गया, सिफिलिस, गोनोरिया, और क्या हो गया, एड्स भी आ जाएगा इसी में, वो भी होता है ना, एड्स भी आ गया। कोई 2-3 ऐसे पूछ देंगे तो आप ये बता सकते हो। और क्या है, एक कुछ हर्पेज है, कुछ होता है फीमेल हर्पेज ऐसे करके, तो वो भी होता है। तो वो क्या है, बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसका ना इलाज नहीं है। जैसे एड्स का भी इलाज है क्या, कोई सुने हैं एड्स का इलाज है करके? नहीं, है ना, कोशिश करते हैं इसको ठीक कर सके, लेकिन किसी को एड्स हो गया ना तो उसका मरना तय है ना, तो ऐसा होता है जनरली। एक कुछ हर्पेस करके है, हर्पेस करके है कुछ, जिसका कोई इलाज नहीं है, एड्स का भी कोई इलाज नहीं है। हिपेटाइटिस बी वगैरह ऐसे कुछ कुछ बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। मतलब क्या होता है, किसी एक को कोई बीमारी, जैसे मान लो किसी भी मेल को एड्स है ना, अब वो क्या किया, उसकी शादी नहीं हुई, वो एक जगह गया, वहां पर किसी के साथ यौन संबंध बनाया, तो वहां पर वो एड्स जो है वो उस फीमेल में चला गया। वो फीमेल अगर किसी और के साथ उसका शादी हो रहा है मान लो, है ना, ऐसे शादी नहीं हुआ, किसी दूसरे के साथ हो गया, तो एड्स उसके में चला गया। ठीक है, और वो कहीं और इधर उधर मान लो है, उसका कैरेक्टर खराब है, इधर उधर मुंह मार रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो बीमारी तो लगातार फैल रही है फिर, और इस बीमारी से मरना तय है। मतलब इंसान एक जने के कारण ये बीमारी क्या है, इधर उधर गलत काम के चक्कर में, गलत संगत के चक्कर में क्या हो गया, ये बीमारी फैलने लगी। तो ये चीज है सिंपल। तो ये सब क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो ऐसे उसके एग्जांपल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। ठीक है, एग्जांपल को, ये एड्स है, एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो एड्स बीमारी इज कॉज्ड बाय, मतलब एड्स डिसीज किससे होता है, HIV, है ना। HIV इज अ वायरस और बैक्टीरिया। ठीक, HIV। ओके, इसका भी फुल फॉर्म मालूम है, इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको, कोरोवत्रे, ह्यूमन इम्यूनो वायरस या फिर डिफिशियंसी वायरस से बोल सकते हो, सिंपल। तो ये है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बोर्ड के लिए यहाँ पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, चलिए नोट कीजिए जल्दी। चलिए ठीक, क्लियर। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, देखिए अब क्या किया गया, सिंपल आप ही देखिए, अपने बारे में सोच के देखिए। अगर आप डॉक्टर बन गए सीधा, ठीक है, अब डॉक्टर बनने के बाद आपको बोला जाता है कि आप गांव में जाके रहिए, तो गांव में आपको एक कोई जगह दे देंगे, ये हॉस्पिटल ऐसे करके उसको आपको चलाना है। तो वहां पर कुछ सुविधा नहीं है, आप अगर चले गए तो वहां पर आप क्या ट्रीटमेंट कर पाओगे, लोग जब आएंगे ट्रीटमेंट कर पाओगे, वो जगह एरिया साफ वगैरह नहीं है, तो फिर ऐसे में कोई मरीज भी आएगा आपके पास, आप कितने भी अच्छे डॉक्टर रहेंगे तो भी वो कतराएगा कि अरे वहां सुविधा नहीं है, जगह अच्छी नहीं, तो वहां पर जाके क्या करेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो इससे क्या करोगे आप, फिर आप गवर्नमेंट को बोलोगे मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ, सीधा सीधा बात है। तो आप फिर क्या करोगे, वहां से चले जाओगे सीधा सीधा। अब इस चीज से बचने के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम एक प्रॉपर ऐसी जगह बनाएंगे और उस जगह हॉस्पिटल बनाएंगे, मतलब सीधा सीधा,
और उस हॉस्पिटल में हम सारी सुविधाएं देंगे, सारे मटेरियल्स देंगे, सारे संसाधन देंगे, ताकि कम से कम जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रीटमेंट के लिए वो सब चीजें पूरी हो जाए, तो सब सुविधा देंगे। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, अब क्या होगा देखो, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो एरिया अच्छे से बना दिया अपन, मस्त हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का मतलब होगा डॉक्टर जो उसको ट्रीटमेंट कर सके। अगर मान लो वो हॉस्पिटल बना दिए और वहां पर किसी नर्स वगैरह को भेज दिए, जा संभालना कहा हुई, समझ रहे हैं ना, तो नर्स क्या करेगी, इलाज तो डॉक्टर करता है, नर्स तो हेल्प करती है, ठीक है। तो वहां पर क्या किया गया, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है उन लोगों को भेजा गया जो इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को भेजा गया ताकि आप लोगों को बताइए, कुछ भी मान लो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है तो उसके ट्रीटमेंट कीजिए, इससे बचाव के उपाय बताइए, कोई आ रहा है तो कम से कम उपचार कीजिए, ऐसा। तो ये सब चीजें बताई गई। मटेरियल सपोर्ट, सब सुविधाएं दी गई, टूल्स दी गई, है ना, सारे औजार दिए गए, कुछ भी ऑपरेशन वगैरह करना हुआ तब क्या करोगे तो वो सब टूल्स दिए गए, ठीक है। मशीन लगाया गया ऑपरेशन से रिलेटेड, कुछ किसी का ऑपरेशन करना है तो मशीन वगैरह चाहिए ना, वो सब सिटी स्कैन क्या क्या चीजें रहती है ना, एक्सरे वगैरह सब चीजें सुविधा ऐसे दी गई, ठीक है। सोनोग्राफी वगैरह जी सब सुविधा दी गई ताकि आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सको उस एरिया को, ऐसे करके। तो ये क्या था, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, जो आपने कार्यक्रम बनाया है उस कार्यक्रम को आपको सक्सेसफुल करना है, तो आप क्या कर सकते हो, कम से कम ये चीजें तो मिनिमम रहनी चाहिए। एक एरिया होना चाहिए, एक एरिया है प्रॉपर साफ सुथरा होना चाहिए, और वहां पर फिर आप ऐसे प्रोफेशनल लोगों को भेजो, एक्सपीरियंस लोग को भेजो जो प्रॉपर हैंडल कर सके और ट्रीटमेंट कर सके लोगों का बहुत अच्छे से। और उसके साथ साथ लोग वहां पर बने तब रहेंगे जब वहां पर सुविधाएं होंगी, टूल्स रहेंगे, इलाज के लिए कम से कम साधन तो होने चाहिए ना, तो सब साधन ही होने चाहिए। तो सब दिया गया ताकि एक आदमी या फिर कोई एक डॉक्टर जाके रहे और वहां पर लोगों का इलाज कर सके, ठीक है। तो ये हो गया सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, क्लियर। चलिए लिख लीजिए। स्ट्रेटजीज, है ना, अब क्या लिखा है देख लेना। चलिए ठीक है। स्ट्रेटजीज का मतलब होता है क्या, कुछ तरीके, जो मतलब कुछ योजनाएं, कुछ एक तरीका आप अपनाओगे इस चीज को सफल बनाने के लिए। तो सिंपल देखो क्या किया गया, पीपल्स स्पेशली ऐसे लोगों को लिया गया जो क्या है, फर्टाइल कपल्स, है ना, मतलब जिनके खुद के पहले एक बच्चे हैं, है ना, मतलब वो बाद में भी बच्चा पैदा कर सकते हैं, सीधा सीधा बात। तो फर्टाइल कपल कैसे समझोगे, इसकी शादी हो गई है, उसका कम से कम एक बच्चा है, तो एक बच्चा है मतलब उसको देख के आप बता सकते हो ना कि ये फर्टाइल है, आगे और बच्चे पैदा हो सकते हैं इसके। तो ऐसे लोगों को लिया गया, ठीक है। और जिनका उम्र शादी का हो गया उनको लिया गया ताकि हम उसको जागरूक कर सकें। अब इन लोग को क्यों ले रहे हैं, जो शादीशुदा है जिसका कम से कम एक बच्चा, इसको ये समझाएंगे कि आप कम से कम 2 बच्चे ही रखिए, ज्यादा मत रखिएगा। रिसोर्सेस की कमी, देश की जो चिंता है ना, जो रिसोर्सेस की कमी हो जा रही है उसके बारे में जागरूक कराया गया। जो लोग शादी कर रहे हैं उनको बताया गया कि आप शादी कर रहे हैं तो ये चीजें आप पहले से अपने माइंड में बना के रखिए, या फिर अपना कम से कम एक स्टेबल एक जॉब हो या फिर कोई एक काम आप रखो स्टेबल, ठीक है, ताकि उसके बेस में आप कम से कम जो ला रहे हो शादी करके उसका पालन पोषण कर सको। बच्चा पैदा हुआ है तो कम से कम उसके बारे में सोचो, उसका पालन पोषण आप कर सकते हो या नहीं, ऐसे करके। तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए बच्चे का। जैसे होता है ना, जनरली शादी हो गई तो 1 साल में बच्चा। तो आजकल जो एजुकेट पीपल जो है ना, एजुकेटेड लोग हैं, वो क्या करते हैं कि सिंपल शादी कर लिए। अगर उनको लग रहा है उनके पास संसाधन की कमी है, पैसा मेरे पास कम है मान लो, है ना, तो मैं 2 जने का गुजारा ले दे के कर पा रहा हूं, मैं तीसरे को कैसे अफोर्ड करूंगा। मैं एक बच्चा जो है उसके लिए मैं डायपर भी नहीं ले पा रहा, तो क्या मतलब, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीजें हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या था, इन इस एज को बताना, है ना, जिनके शादी की उम्र हो गई है उनको बताना, और जो क्या है फर्टाइल कपल्स है ना, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं उन लोगों को बताना, ठीक है। तो ये था, उन लोगों को जागरूक करा रहे थे, है ना, एजुकेटेड अबाउट किस चीज के बारे में हम बताएंगे। देखिए क्या है, अवेलेबल बोथ क्या है, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, ठीक है। बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, देखिए नॉर्मल क्या होता है कि मान लो इंसान की भावनाएं, क्या शादी हो गया ना तो इंसान की भावनाएं रुकती नहीं है,
तो क्या किया गया, तो कम से कम आप कुछ ऐसे चीज यूज कीजिए कि आप भी खुश रहें और क्या है आपकी पीढ़ी भी आगे अभी मत बढ़े, कम से कम जब तक आप स्टेबल नहीं है तब तक। तो प्रोटेक्शन वगैरह के बारे में बताया गया, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर है, मेल को भी बताया गया, फीमेल को भी बताया गया, ठीक है। तो ये सब चीजें जागरूक कराएगी उन लोगों को। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भ निरोधक, क्या होता है, गर्भ निरोधक। तो ये सब चीजों के बारे में जागरूक कराया गया लोगों को कि मान लो देखो ये सब चीजें कब जरूरत पड़ती है, जैसे हम लोग ये सोचते हैं गर्भ निरोधक मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है उसको मार देना, ऐसा माइंड में आता है ना ये चीज कि क्या आता है, गर्भ निरोधक का मतलब क्या होगा, बच्चा आ रहा है तो मान लो उसको पहले ऐसा मानसिकता था ना कि फीमेल है तो उसको कुछ दवाई वगैरह ये करके या फिर ऑपरेशन से ऐसे मार देते हैं, या फिर हुआ तो उसको तुरंत ऐसे ही कहीं भी डाल देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, ऐसा टाइप का मानसिकता था पहले, ठीक है। अब क्या क्या इन सब चीजों के बारे में बताएगी कि मान लो आप जैसे बच्चा आपको नहीं चाहिए तो कुछ पिल्स आते हैं, कुछ दवाइयां आती है, उसको आप खा लीजिए, कुछ तरीके आते हैं, कुछ टूल्स हैं, है ना, प्रोटेक्शन वगैरह यूज कीजिए, ये सब चीजों के बारे में बताया गया, लोगों को जागरूक कराया गया। तो ये लाइन है इसका मतलब, इन लोगों को ही जागरूक कराएंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि बच्चे लोग को जागरूक कराएंगे अपन, है ना, बच्चे लोग को बताने से क्या मतलब। तो इन लोगों को पकड़ा गया, ये उस टाइम का बात है जब योजना चालू हुआ था, उस टाइम लोगों को। अब क्या होता है स्कूल वगैरह में सब चीज बता के पहले से सबको जागरूक करा देते हैं कि आपके लिए क्या सही है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, क्या ये जो गवर्नमेंट का योजना है ये सही है या नहीं, ऐसे करके तो सही है ना। जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आप कमाने लग नहीं जाते, तो घर वाले बोल रहे हैं शादी कर ले तो कर लोगे क्या। मान लो मेरा उम्र कितना हो गया, 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, और मैं स्टेबल ही नहीं, मेरे पास जॉब ही नहीं है, मैं खुद इधर घूम घूम के दोस्त के यहाँ पार्टी चल रहा था, हाँ चल ले वहां जा खा खा जा, यहाँ जा ले वहां जा खा खा जा, तो मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, तो मैं शादी करूंगा क्या बता। मैं वहां पर एज देखूंगा क्या, मेरा 30 साल हो गया तो मैं रुकूं या देखूं ऐसे करके। भैया मेरा खुद का गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो मैं सामने वाले को जब लाऊंगा उसका गुजारा कैसे कर पाऊंगा, उसको भी लेके जाऊंगा, चल वहां खा काबू वहां खा काबू ऐसे करके, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब जागरूक कराया गया इन लोगों को। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, अब ये किस लिए कराया गया, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी ज्यादा देखभाल करना पड़ता है भाई, सीधा सी बात है, क्योंकि क्या होता है कि उसको कम काम कराते हैं, बोलते हैं ना कि देखिए बच्चे के ऊपर ज्यादा असर मत पड़े, बच्चा जो पैदा हो वो बहुत हेल्दी पैदा हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जनरली बहुत ज्यादा देखभाल करना पड़ता है उस एज में, ठीक है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, उन सबको झेलना पड़ता है। मान लो एक कपल है और लेडी प्रेग्नेंट है, तो क्या होता है कि कुछ भी चीज में चिड़चिड़ापन लगता है, बहुत ज्यादा एकदम चिल्लाने लगते हैं कि ये नहीं हो ये नहीं हो ये नहीं, ऐसे करके। उन सब चीजों से बचने के लिए कुछ भी बोले ना कि दे करे, हाँ मैं कर रही हूँ टेंशन मत ले आराम से, ऐसा समझ रहे हैं ना, कि उसको एकदम शांत कर दो, वो टेंशन ही मत ले, एकदम रिलैक्स रहे, उसको किसी बात का टेंशन। वो झाड़ू लगाने के लिए बोलते तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी है, बाद में तो करेगी करेगी, है ना, घर का वो काम है वो संभालती है तो वो करेगी करेगी, जाहिर सी बात है। तो उस टाइम पे कम से कम अपने अंदर, मेल के लिए ये चीज है ना, अपने अंदर कम से कम ये भावना ला के रखें कि उस टाइम पे कम से कम उसको प्रॉपर ख्याल रखें, ठीक है, ये होता है। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि प्रेग्नेंट है बेचारी, वो काम में जा रहा है ऐसे आराम से, रात वो आ रहा है ऐसे, उसको देखभाल की कोई टेंशन नहीं है, वो आया फट से ऐसे सो गया। भैया पूछ तो लो उसको क्या है कैसे ऐसे करके, या फिर छुट्टी ले लो उसके लिए, कम से कम हाफ टाइम काम करो, है ना, कम से कम उसकी देखभाल तो अच्छे से करो, ऐसा इसलिए ये बोला गया, है ना। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। पोस्ट नेटल का मतलब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे की भी देखभाल करना, क्योंकि छोटा है ना, तो उसको क्या बहुत सेंसिटिव है वो बच्चा, तो इधर उधर हवा पानी सब चीज, बहुत सारी चीज देखना पड़ता है, दवाई वगैरह, खाने की चीजें, या फिर जो दूध पी रहा है वो, है ना, वो सफिशियंट है नहीं उसके पोषण के लिए, सब चीजें देखना पड़ता है। मदर की भी देखभाल करनी पड़ती है, कम से कम तो 4-5 महीने ही लगते ही है ना उसको प्रॉपर हील होने में, अपने आप को सही करने में, तो कम से कम उस टाइम पे उसका देखभाल करे। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा उसके बाद 4 दिन बाद आप बोल रहे हैं चल खेत में जा काम कर, ऐसा तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। गांव में ऐसा होता है ना, जनरली आप देखोगे कि 10 दिन 15 दिन हुआ, छठी कार्यक्रम निपटा, उसके बाद क्या करते हैं उन लोग को, खेत वेत के काम चालू हो गए, धान वान लू एक दिन आगे तो चल कहूं चल बेटी, ऐसे करके प्यार से बोल के काम करा देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे कम से कम उनका ख्याल रखिए, इसमें केवल हस्बैंड को ही नहीं घर वालों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ क्या है, क्या लिखा हुआ है, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। देखो ऐसे लिखा है, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, देखो
ऐसा होता है ना, अब मॉडर्न एज में ऐसा आप लोग सुने होंगे कि वो लोग जैसे हीरो हीरोइन लोग हैं तो वो अपना क्या है, वो बॉडी मेंटेन रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते, मतलब दूध नहीं पिलाते बच्चों को, ठीक है। उस कारण से होता क्या है कि जब वो प्रेग्नेंट हुई उसके बाद जो बच्चा आया तो उसके लिए उसके शरीर में कुछ चीजें बनने लगी, मिल्क का प्रोडक्शन होने लगा है ना। अगर वो प्रोडक्शन हो रहा है उस बच्चे के लिए हो रहा है, आपके शरीर में पहले नहीं था, वो प्रोडक्शन हो रहा है मतलब उसको आपको बच्चे को पिलाना ही है, ठीक है, क्योंकि आपके शरीर में वो रहेगा नहीं। अगर वो रुक गया तो आपके लिए नुकसान है ये तो, है ना। तो उससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, बहुत सारी चीजें ऐसे सुनने को मिल रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो क्या किया गया, लोगों को जागरूक कराया गया, कम से कम आप बच्चे को दूध पिलाइए, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो भी तो हेल्प करता है, बच्चे की रक्षा करता है ना। कुछ एंटीबॉडीज हैं वो जाते हैं ना बच्चे के में दूध के द्वारा, मिल्क के द्वारा, तो वो सब चीजें हैं, बच्चे को पोषण मिलता है, ठीक है। कुपोषण नहीं, बच्चे को पोषण मिलता है, ऐसा है ना। पता चला बच्चा को पोषण मिलता है ऐसा सुन लिए तो गड़बड़ है। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो गया। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड। देखो सिंपल, ध्यान से सुनना, ये पुराने जमाने में जाके हम देखते हैं होता क्या था कि अगर मेल हुआ तो अच्छा है और फीमेल हुआ तो फिर बुरा है, ऐसा मानते थे। ये पुराना सोच था, अब ऐसा नहीं सोचते। अब कई की जगह में ऐसे सोचते होंगे मालूम नहीं है, लेकिन जनरली अब ऐसा सोचते हैं अगर बेटी हुई तो भी बहुत अच्छी, अपने कोई दिक्कत नहीं। बेटी हुई तब वो 4 फटाका फोड़ूंगा, बेटा हुई तब वो 4 फटाका फोड़ू, बेटा हुई तब 5 नहीं फोड़ता मैं, ऐसे करके, ठीक है। तो इंसान की मानसिकता ये होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं 5 फोड़ूंगा, मैं बच्चा हुआ तो मतलब लड़का हुआ तो मैं 10 फोड़ूंगा, लड़की हुई तो अरे कहा है फिर दहेज है दिल लागी, ये मानसिकता नहीं रखना, ठीक है, सिंपल। ये पुराने जमाने की सोच थे जिनको इन सब चीज के बारे में मालूम नहीं था। क्या आप में क्षमता नहीं है कि आप इतना पैसा कमा सको कि अपने बेटी के लिए खर्च कर सको? नहीं है क्या? कर सकते हो ना? तो, तो सिंपल। तो विकास जागरूक हो गया है। वेरी गुड विकास, लाइक करो, फॉलो करो। चलो ठीक है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब हर चीज के लिए, ऐसा नहीं है कि मेल को पढ़ा रहे हैं फीमेल को नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा होता है ना गांव में कि लड़की को बोल देते हैं कि ले बेटी 10वीं 12वीं तक पढ़ ले रहे हो, कर बाद मत पढ़, पैसा लागी, बाहर जा बे, दुनियादारी ठीक नहीं है। तो लड़के के लिए ठीक है क्या? लड़का ठीक कर लेगा सब चीज, लड़की क्यों नहीं कर सकती? उसको जानबूझ के बांध के रखे हो क्या? गवर्नमेंट ने पुलिस वगैरह नहीं बनाया है कि लड़की की सेफ्टी के लिए पुलिस है ना। आप स्कूल में आ रहे हो तो गार्ड वगैरह है, टीचर्स है ना, सब चीजें। क्या चीज है? आपकी सुरक्षा नहीं है क्या? आप हर तरफ से मतलब सुरक्षित हो देखा जाए तो, ठीक है। कहीं कहीं पर कुछ अपवाद स्वरूप कुछ चीजें मिल जाती हैं, वो सब क्या है, गलत है, बस कुछ अपवाद मिलेंगे आपको, बाकी ये सब सही रहता है। तो बराबर अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन खाने की कमी हो रही है, मतलब खाना कम है, तब क्या किया जाए? तब तो फिर आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, पहले तो रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब पॉपुलेशन तब बढ़ाओ जब आपके पास रिसोर्स ज्यादा हो। मेरे पास 1 किलो चावल लेने का ही पैसा है और 1 किलो चावल हम लोग केवल 2 जने बस खा रहे हैं। अब मान लो मेरे घर में ऐसे 2 बच्चे हो गए, है ना, अब 1 ही किलो चावल है और 4 लोग ऐसे सिमट जाएंगे, क्या उससे पोषण हो जाएगा सबको बराबर? नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? सबसे पहले मेरा रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा। मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरे घर में कम से कम 4 किलो या फिर कम से कम 2 किलो चावल तो आए, 2 किलो चावल कम से कम आए। तो 2 किलो चावल रहेगा तब मैं वहां पर 4 लोगों के बारे में सोच सकता हूं कि 4 लोग हैं तो कम से कम आधा आधा किलो खा सकते हैं। नहीं नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल है, एक ऐसा नहीं है कि इसको आपको एकदम सोचे बने आधा किलो खाएंगे ऐसे करके, है ना, ठीक, समझो इसको। तो ये चीज है, ठीक है। पहले रिसोर्स बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर पॉपुलेशन के बारे में सोचेंगे कि हाँ हमको बच्चे 2 करने चाहिए कि या फिर 1 ही रहने दें, ऐसा करके, ठीक है। चल सोशल एविल्स लाइक सेक्स एब्यूज, ये सब अपवाद है ना। देखिए सोशल एविल्स का मतलब समाज के कुछ ऐसे खतरनाक लोग जो क्या करते हैं, लोगों को जैसे लड़की जा रही है वहां रास्ते से ऐसे जा रही है, उसको गंदा गंदा गाली दे देंगे,
ठीक है, उसके साथ गलत गलत कमेंट पास करेंगे या फिर कुछ भी गलत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो कुछ अपवाद भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, सबके लिए आप कभी भी चुप मत रहिएगा। अगर कभी भी कुछ भी गलत होता है तो सीधा मुंह पे उसको बोलो और सीधा या तो ना सीधा थप्पड़ मार दो, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट आपका सुनेगा इसमें, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जाके जबरन कैसे थप्पड़ मार दिए और फिर बोल रहे हो कि मेरे साथ ही गलत, ऐसा नहीं। आप आपको अच्छे इंसान बनना है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी के ऊपर कुछ भी ब्लेम करना है, ठीक है। लेकिन आपके साथ गलत हो तो ऐसा चुप भी नहीं रहना है। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो सीधा सीधा जाके बोलो उसको कि भाई तू कर रहा है ना, ऐसा होशियारी मेरे को मत दिखा, ठीक है। और नहीं सुन रहा है, इसमें भी कुछ कुछ गलत बोल रहा है तो जा पड़ाक से दे एक बार, उसके बाद बोल चल थाने मेरे साथ, अब ऐसे करके सीधा उसको लेके चल, और हिम्मत है जाएगा वो थाने, ठीक है। तो ऐसे में वो सुधर जाएगा सीधा, ठीक है। तो समाज भी इससे जागरूक होने लगता है, ठीक है। तो कुछ अपवाद रहते हैं, आपको सोशल एविल्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। चलिए स्ट्रेटेजीज, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लिखोगे क्या? इसके बाद मेन टॉपिक आ जाएगा आपका वो सहेली गोली। सहेली गोली सुने हो क्या? माला डी माला एन, उससे भी सवाल आता है कि माला एन जो है या फिर माला डी है, उसमें कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? 6 हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो वो कम से कम आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगातार 2 से 3 साल हो गया, लगातार का मतलब नीट में अगर सवाल पूछा गया है तो केवल इसी से पूछा है, ठीक है। चाहे 2016 की बात करें, चाहे 2023 की बात करें, इसी से ही पूछा गया है। एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है? देखो शांत, पहले सुनो। एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है कि ये एम्ब्रियो है, ठीक है, मतलब एक भ्रूण है और एक गर्भ में, किसमें है? गर्भ में, वोम में है माँ के, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये एम्ब्रियो जो है, ये जो भ्रूण है वो ऐसे तैरता है फ्लूइड में, अंदर में जो गर्भाशय है ना, वहां फ्लूइड है, उसमें ऐसे तैर रहा है वो एकदम सेफ, ठीक है, ताकि क्या कर सके, उसको बाहरी धक्के वगैरह लगे तो उससे वो बच जाए, ऐसा, तो उसको फ्लूइड में रहता है वो, तो इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड। अब क्या होता है, इस फ्लूइड में ना इस एम्ब्रियो के सेल्स वगैरह रहते हैं। अब ये एम्ब्रियो है तभी वो एम्ब्रियो, ये फ्लूइड जो है बना हुआ है, तो इस फ्लूइड में इस एम्ब्रियो के सेल्स है, मतलब इस बच्चे के सेल्स है। ध्यान से सुनना, एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है कि हमने इंजेक्शन लिया या फिर कुछ भी पिपेट वगैरह कुछ भी, जिसके द्वारा हमने क्या किया, ऐसे इस फ्लूइड से हमने ऐसे वो फ्लूइड निकाल लिया, इंजेक्शन यहाँ पर ऐसे फ्लूइड निकाल लिया, ये ऐसा इतना फ्लूइड। अब इसमें मान लो हमको क्या मिला? सेल मिला। क्या मिला? सेल। तो ये सेल इस बच्चे का सेल है, मतलब इस एम्ब्रियो का सेल है, ठीक है। अब क्या किया जाता है एमनियोसेंटेसिस में, इस सेल से हम इसमें क्रोमोसोम को देखते हैं। किसको देखते हैं? क्रोमोसोम को, कि मान लो इस बच्चे को कोई डिसऑर्डर थोड़ी है, कोई जेनेटिक बीमारी थोड़ी है, इसको डाउन सिंड्रोम है, सिकल सेल है या फिर कुछ और बीमारी है, ऐसे करके तो इसको चेक कर रहे थे अपन, ठीक है। क्या कर रहे हैं? इसको बीमारी को जानने के लिए। क्या जानने के लिए? बीमारी को। तो शुरुआती दौर में हमने ऐसा चेक कर लिया कि मान लो इसको कोई बीमारी है और बाहर बच्चा आके सर्वाइव ही नहीं कर पाया, तो इस बच्चे को फिर ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, यहीं पर ही थोड़ा सा मतलब क्या कर सकते, क्या बोलूं मैं इसको, हाँ, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इस एम्ब्रियो को, ताकि माँ कम से कम खतरे से बाहर रहे। समझ रहे हैं ना? बाद में बच्चा पैदा, कोई दूसरा बच्चा पैदा होगा तो कम से कम वो सही सलामत हो। ऐसे मतलब इस क्रोमोसोम नंबर से ना जान लेते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी हो तो यहाँ पर एमनियोसेंटेसिस में हम क्या जानेंगे? क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में? क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स की संरचना को स्टडी करेंगे तो ये सेल है, इसमें क्रोमोसोम्स हैं। क्या है? क्रोमोसोम्स। अब इसमें देख रहे हैं कि कोई डिसऑर्डर थोड़ी है, जैसे मान लो डाउन सिंड्रोम है तो 21वां नंबर का क्रोमोसोम देखेंगे उसमें गड़बड़ी है क्या, हीमोफीलिया है तो एक्स हो गया, सिकल सेल हो गया तो 11 नंबर क्रोमोसोम है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो एक्स क्रोमोसोम, ऐसा करके ये सब हम देखेंगे बीमारी के लिए। लेकिन क्या होने लगा कि इसमें ना क्रोमोसोम के बारे में पता चल रहा है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स एक्स, तो दोनों क्रोमोसोम ऐसे बराबर रहते हैं, दोनों एक्स एक्स, तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये लड़की है, दोनों क्रोमोसोम बराबर है। तो और यहाँ पर एक क्रोमोसोम ऐसा बड़ा और एक क्रोमोसोम ऐसा छोटा है,
तो एक्स और वाई है, तो ये क्या हो गया फिर, ये मेल और ये फीमेल। तो यहाँ पर तो लोगों को पता चलने लगा, डॉक्टर बताने लगे कि ये लड़की है कि लड़का है ना। तो फिर लोग क्या करते थे पुराने टाइम पे कि अगर लड़की है तो नहीं, हमको ये लड़की नहीं चाहिए, इसको किसी भी तरीके से ऐसे उसको बाहर निकाल दीजिए, है ना, हमको नहीं चाहिए ऐसे करके। तो फिर इसको क्या बोलते थे, गर्भपात करा देते थे, ठीक है, मतलब बच्चे को गिरा देते थे, ऐसा टाइप का था। लड़की है तो, लड़का है तो उसको एकदम अच्छे से, हाँ हाँ ये ले काजू किशमिश खा, ये ले इसे कर, समझ रहे हैं ना, ऐसा टाइप का इतनी प्राथमिकता देते थे। तो फिर क्या होने लगा, इसका ना बहुत ज्यादा ना दुरुपयोग होने लगा, एमनियोसेंटेसिस का। समझ रहे हैं स्टोरी क्या है ना, इसका दुरुपयोग होने लगा। फिर उन डॉक्टर्स को भी बोला गया और उनको ना फिर सजा दी गई कि आपका काम केवल कोई डिसऑर्डर को ज्ञात करना है, और लड़का है लड़की है केवल आपको पता है, लेकिन घर वालों को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर अब जब करते हैं तो क्या होता है, सिंपल, कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन मत करो, कोई लड़का है लड़की है मत बताओ उनको, आप केवल कोई बीमारी है तो केवल ये बताइए, कोई डिसीज है या फिर ये जो बच्चा है इसको ये बीमारी है या फिर ये हेल्दी है, ऐसा आप बताइए, ठीक है। तो ये चीज होने लगा धीरे धीरे। तो सिंपल, पुराने जमाने में इससे क्या होने लगा था, सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या हो रहा था, सेक्स डिटर्मिनेशन, इसका मतलब हो गया मेल और फीमेल में अंतर बताने लगे थे। तो उससे क्या बढ़ने लगा था, फीमेल फिटिसाइड्स, इसका मतलब होता है फीमेल जो क्या है, फीटस है, जो भ्रूण है, उसकी हत्या कर देते थे, वो बढ़ने लगा था, इंक्रीज होने लगा था। जो फीमेल एम्ब्रियो है उसको मार दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था ना, जैसे मैं बताया कि शादी वगैरह करना तो दहेज देना पड़ेगा या ये वो, है ना, या फिर उसको नहीं चाहिए क्योंकि वो शादी करके चली जाएगी तो हमको कौन पोसेगा, है ना, तो हमको लड़का चाहिए जो हम कम से कम हमारा भविष्य में पालन पोषण कर सके, ऐसी मानसिकता थी पुराने टाइम पे, ठीक है। तो वो सब ये क्या हो गया, इससे बढ़ने लगा था। तो फिर धीरे धीरे जब गवर्नमेंट को इन सब चीजों के बारे में पता चला कि इसका मिसयूज हो रहा है ऐसे करके, तो यहाँ पर इसको ना बैन कर दी, क्या कर दिए, बैन कर दिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन आप नहीं करोगे, मेल या फीमेल नहीं बताओगे, केवल कोई डिसऑर्डर है उसको, तो ये डिसऑर्डर वगैरह कुछ है तभी बस बताओगे, बाकी और कुछ नहीं करोगे। तो सिंपल समझ में आया ना, एमनियोसेंटेसिस क्या है, क्या होता है एमनियोसेंटेसिस, एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा क्या किया जाता है, हाँ, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर उसका पता लगाया जाता है, क्या देख के, क्रोमोसोम को देख के, ठीक है। क्या पुराने टाइम पे इससे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा था, हो रहा था, अब होता है, नहीं होता, अब बंद कर दिए, ठीक है। अगर कोई करता है, कोई बता देता है डॉक्टर वगैरह, तो फिर उसको ना फिर जेल, मतलब जेल में डाल देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप इस रूल का फॉलो नहीं कर रहे हो, ये सब चीज बैन है, तो फिर आप क्यों इसको कर रहे हो, ऐसे करके तो उनको जेल में डाल देते हैं, सजा देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए इसको अप्लाई किया गया था। तो आपके ये जेनेटिक डिसऑर्डर दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में, कौन कौन से हैं, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। ये सब हम जेनेटिक वाले में पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ चुके हैं ना जेनेटिक्स में, ठीक है। तो ये सब आपको अगर डिटेल करना होगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल ये जेनेटिक डिसऑर्डर थे, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, अब वही, अगर बीमारी नहीं है, मान लो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है या फिर उसको और कोई दूसरा सिम्टम है, कोई और बीमारी है, तो हम पता लगा सकते हैं इसके द्वारा। तो उसकी सर्वाइवल के लिए, किसके, फीटस के, भ्रूण के सर्वाइवल के लिए हम ये सब पता लगाते हैं इस टेक्निक के द्वारा, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। क्लियर, क्या होता है, तरीका समझ में आया ना, है ना। तो सिंपल ये चीज है। द टेस्ट, ये जो टेस्ट है यूजुअली डन 14 to ये 16 दिया है आपके 2016 के क्वेश्चन में, इसको 2016 के क्वेश्चन में इसको दिया है कि 18 ना बोल के ऐसा दिया गया है, 14 to 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी दिया है उसमें, है ना, जो प्रेग्नेंट है तो क्या हो गया कि 14 से 16 वीक में ये टेस्ट करा सकते हैं, अगर वो प्रेग्नेंट है तो इस टाइम पे बस करा सकते हो ये टेस्ट एमनियोसेंटेसिस, ये बेस्ट है इस टाइम पे कराना, ठीक है। गेस्टेशन का मतलब वही है, प्रेग्नेंट जो हो गई है उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, क्लियर। तो ये वीक याद रखेंगे क्योंकि नीट में पूछा गया है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन याद रखेंगे, इससे कराया जाता था ऐसे करके, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया जाता था, ऐसा नहीं है, पहले तो करा रहे थे ना, तो मतलब ये होता था पहले, तो ये है, ये भी याद रखेंगे, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक। ये डिसऑर्डर है, इससे भी नीट से सवाल आया था, तो ये लिख लीजिए। चलिए, तो सहेली एक दवाई है, ध्यान से सुनना। तो सहेली कैसी दवाई है, कि सहेली के द्वारा ना
ये जो क्या बोलते हैं इसको ना, गर्भ निरोधक दवाई है बोलते जैसे, है ना। गर्भ निरोधक का मतलब कि वो गर्भधारण को रोकती है, मतलब क्या प्रेगनेंसी को रोक रहा है, ऐसा टाइप का दवाई। ठीक है, समझ गया ना, प्रेगनेंसी को रोक रहा है ऐसा दवाई है। अब क्या होता है कि इससे पहले ना कुछ दवाई आते थे जैसे कि माला डी, माला एन, ऐसा। अब इन दवाइयों में क्या था, उसमें था कुछ सेक्स हार्मोन्स थे जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। ठीक है, अब मतलब उसमें स्टेरॉइड था। क्या था? स्टेरॉइड। अब इससे होता क्या था, जब वो दवाई कोई लेडी ले रही थी, है ना, तो उससे होता क्या था, उसमें कैंसर वगैरह बनने लगा, मतलब कैंसर विकसित होने लगा। ठीक है, तो कैंसर हो रहा है तो ये दवाई तो फिर खतरनाक है, स्टेरॉइड वाला है तो वो खतरनाक है फिर। तो ऐसी दवाई को लेने से क्या मतलब फिर, है ना। तो गवर्नमेंट ने बाद में क्या किया, एक ऐसी दवाई लाई जो नॉन स्टेरॉइडल हो, जिसमें स्टेरॉइड नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन स्टेरॉइडल पिल। ठीक है, इसमें स्टेरॉइड नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है तो यहाँ पर कैंसर वगैरह की संभावना भी नहीं है, सिंपल। तो फिर उसका नाम दिया गया सहेली। ठीक है, ये ऐसा दवाई है, ऐसा टैबलेट आता है, सिंपल। ये उसका एक्चुअल डायग्राम है, यहाँ पर लिखा भी है वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार ले। इसका ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, सेंट्रोकोमन टैबलेट, सेंट्रोकोमन। तो सिंपल इसमें ये फॉर्मूला रहता है, जैसे हर दवाई में रहता है ना। मान लो सिप्ला करके कुछ आ रहा है, लेकिन उसका मान लो पैरासीटामोल आ रहा है, तो पैरासीटामोल आप देखते हैं ना फॉर्मूला, मतलब बुखार का है करके, तो वैसे इसका ये फॉर्मूला है सेंट्रोकोमन। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ओरल का मतलब मुंह से खाने वाला। ठीक है, तो इस दवाई को मुंह से खाया जाता है, और कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ये क्या है, गर्भ निरोधक गोली है। गोली मतलब दवाई। ठीक है, चलो ये है नॉन स्टेरॉइडल पिल विथ जीरो साइड इफेक्ट्स। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब इसको खाने से कोई बीमारी नहीं हो रही है, कुछ नुकसान नहीं पहुंच रहा है, सिंपल। डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट ए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDR, लखनऊ, इंडिया। लखनऊ कहां पर है भाई? यूपी में। कहां है? यूपी में। ठीक है, तो ये है। तो कौन सी संस्था के द्वारा ये जो सहेली है उसका निर्माण किया गया, अगर पूछते हैं तो आप ध्यान में रखें क्या है संस्था का नाम, CDRI। क्या है? CDRI। सी से क्या होगा? सेंट्रल, डी से ड्रग, आर से रिसर्च, आई से इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये पूछा जाता है, तो बोर्ड में ये इसके लिए थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक नंबर का सवाल देंगे कि CDRI का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, या फिर पूरा नाम लिखिए ऐसे करके। ठीक है, तो ये लिख देना आप लोग। ठीक, चलिए ये हो गया। हैव सेंट क्रोमिन, ये इसका फॉर्मूला है मेन, ये दवाई का फॉर्मूला है, मतलब इसमें ये सेंट क्रोमिन है इस दवाई में। अब ये करता क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए ये है यूटेराइन वाली, येलो वाला जो है क्या है? यूटेराइन वाला। और ये इसके बाहर, ये जो ऐसे अंदर साइड की बात कर रहे हैं, तो ये एंडोमेट्रियम लेयर है। कौन सा लेयर? एंडोमेट्रियम। अब ये है रिसेप्टर, तो ये रिसेप्टर किसका रिसेप्टर है? एस्ट्रोजन का। किसका? एस्ट्रोजन का रिसेप्टर है। अब क्या होगा, मतलब जैसे ही एस्ट्रोजन यहां पर आके बाइंड करेगा तो यहां से इसका जो लेयर है ऐसे और बढ़ता जाएगा, थिक होता जाएगा। ये थिक हो रहा है ना, ऐसे ये थिक हो रहा है, ये ऐसे थिक हो रहा है, सिंपल। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, जैसे ये थिक होगा तो ये यहां पर अपना जो लेयर है ये बना लिया, ये गर्भ धारण कर सकता है। मतलब यहां पर गर्भ धारण हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये लेयर बना हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया ना ये लेयर, तो यहां पर हो सकता है गर्भ धारण। अब क्या किया गया कि इस चीज को हम रोकते हैं ताकि गर्भ धारण ना हो, तो इसके लिए क्या किया गया, जो रिसेप्टर है उसको देखा गया कि एस्ट्रोजन यहां पर आके ऐसे बाइंड हो जा रहा है, और बाइंड होने के कारण यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो थिक होती जा रही है। तब क्या किया गया, ये जो दवाई है ये बनाया गया। ये क्या करता है, ये दवाई जाता है और इस रिसेप्टर पर ऐसे बाइंड कर लेता है, इसको मॉड्यूलेट कर लेता है। मॉड्यूलेट का मतलब इसकी ऐसी संरचना है, तो मान लो इस संरचना को वो क्या बना दिया, क्या है रे, इस संरचना को वो ऐसे बना दिया, ऐसे। ठीक है, अब पहले क्या था, गोल वाला चीज आके बाइंड हो जा रहा था, अब ये तो ऐसे तिकोना है, त्रिभुज वाला, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन आके बाइंड होगा क्या? नहीं होगा। तब एस्ट्रोजन बाइंड नहीं हो रहा तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की लेयर और बनेगी क्या? तो नहीं बन रही है। तो यहाँ पर गर्भधारण होगा क्या? नहीं हो पाएगा, मतलब रुक गया ना गर्भधारण वाला चीज, तो ये रुक गया। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, कि
ये दवाई लेने से ये रिसेप्टर जो है वो मॉड्यूलेट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये ध्यान में रखेंगे सिंपल, आखिर आखिर इस दवाई से क्या चीजें हो रही है। ये मॉड्यूलेट कर रहा है एस्ट्रोजन रिसेप्टर को, और इस रिसेप्टर के मॉड्यूलेट होने के कारण, बदल जाने के कारण एस्ट्रोजन यहाँ पर बाइंड नहीं करता, तो एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो थिक नहीं हो रही है, मतलब वापस बन नहीं रही है। और इसके वापस नहीं बनने के कारण जो एम्ब्रियो है जो आ रहा है वो क्या है, यहाँ पर रुक नहीं रहा है। तो रुक नहीं रहा है तो ये बाहर चला जाएगा, है ना। तो मतलब बच्चा जो है वो क्या नहीं हो पाएगा, यहाँ पर रुक नहीं पाएगा, तो बाहर चला गया ना वो, तो फिर यहाँ पर गर्भपात हो गया, वो बच्चा बाहर चला गया ना। ठीक है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं कि गर्भ निरोधक दवाई। क्या बोलते हैं? गर्भ निरोधक, क्योंकि गर्भधारण से रोक रही है ना ये दवाई। तो ये है सिंपल। इसको सहेली नाम क्यों देंगे? क्योंकि फीमेल में होता है, सब चीजें जो हो रही है फीमेल में हो रहा है ना। ऐसे नहीं किसी का दिमाग चला जाता है ना, सर सहेली क्यों बोले, सहेला क्यों नहीं बोले, है ना, हो सकता है। ये सिंपल। ठीक, इसको वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार लिया जाता है। शुरुआती दौर में इसको क्या लिखा गया यहाँ पर देखिए, ट्वाइस अ वीक फॉर 3 months। शुरुआती दौर में 3 महीने में इसको आप एक वीक में 2 ले सकते हैं, ऐसा टाइप का बोला गया। लेकिन बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसको एक वीक में केवल एक ही दवाई लीजिए और सेफ है ये, ऐसे करके। चलिए, फिर आपका ये खत्म हो गया पोर्शन, ये लास्ट है, इसको लिख लीजिए। सहेली में कितनी दवाई रहती है बताइए? या टेबलेट का रंग कौन सा रहता है बताइए? सफेद सफेद सफेद। चलो ये भाई तेरे को कैसे पता? चलिए, क्लियर। कॉपी बंद कीजिए। चलिए, सिंपल, ठीक है। WHO ने एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कौन से 4 पर्सपेक्ट दिए थे, मतलब कौन से 4 चीजों के बारे में बताया था जिसके हिसाब से आदमी या फिर कोई इंसान जो है वो रिप्रोडक्टिव रूप से हेल्दी है। क्या क्या बोले थे उन्होंने? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल। क्या क्या बोला था? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल। क्लियर। चलिए, तो समस्या क्या थी यहां पर, इस मतलब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गया यहां पर कि हाँ, रिसोर्सेस की कमी होने लगी और जनसंख्या बढ़ने लगा। तो सबसे पहली बार विश्व में किसके द्वारा, नेशनल तौर पर मतलब राष्ट्रीय स्तर पर योजना का शुरुआत किया गया? कौन से देश के द्वारा? इंडिया के द्वारा। उस योजना का नाम क्या था? हाँ, फैमिली प्लानिंग या फिर परिवार नियोजन। परिवार नियोजन बाद में क्या बन गया? परिवार कल्याण। ठीक है, कब चालू हुआ? 19 चालू। अब जो ये प्रोग्राम है उसको हम और किस नाम से जान रहे हैं? RCH, रिप्रोडक्ट एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। वेरी गुड, वाह, बहुत बढ़िया। कब पढ़े इसको? चलिए, तो गवर्नमेंट ने शुरुआती दौर में इसके प्रचार के लिए कौन कौन सी चीजें अपनाई थी? ऑडियो, वीडियो एंड प्रिंट मीडिया। सिंपल, वीडियो मतलब विजुअल, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद और क्या क्या किया था? जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, वहां पर बोला गया कि आप लोगों को साक्षर कीजिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताइए, एजुकेट कीजिए, ऐसा करके, ठीक है। उसके अलावा किनको किनको बोला गया? पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स को, सब मतलब सबके सब जागरूक रहे इन सब चीजों के बारे में। तो ये बताइए ऐसे करके। स्कूल में आपके हिसाब से सेक्स एजुकेशन के बारे में मतलब बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, या फिर गुड टच, बैड टच, ये सब चीजें जो डिस्कस की जाती है। जैसे उस दिन आए थे, है ना, जज साहब आए थे, वो बोल रहे थे ना कि जज आए थे ना, 2 जने आए थे, है ना, तो वो बोल रहे थे ना कि क्या होता है गुड टच, क्या होता है बैड टच, ये सब चीजें के बारे में डिस्कस करना चाहिए। ताकि देखो,
लोगों को इसके बारे में पता रहेगा, ये सब जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें सही हैं। जैसे कोई एक अच्छा पर्सन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है उसकी नीयत खराब हो, कोई अच्छा बड़ा अधिकारी हो, है ना, लेकिन हो सकता है कि उसका नजरिया ठीक ना हो, समझ रहे हैं ना, ये सब चीजें होती हैं। तो इसलिए लोगों को बताए, बच्चों को जागरूक कराए कि क्या होता है गुड टच, क्या होता है बैड टच, ऐसे करके, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में जागरूक कराइए। तो स्कूल लेवल में क्या क्या चीजें हैं, एक अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है और ये किस लिए इवॉल्व हुए हैं, किस लिए बने हैं, है ना। तो सिंपल ये हो गया। और एक है एल्डोसेंस। एल्डोसेंस का मतलब क्या होता है, किशोरावस्था, है ना, किशोरावस्था। इसके बारे में मालूम है ना, ये क्या है, मोस्ट सेंसिटिव स्टेज। चलिए, डिसीजेस हैं, उसके बारे में बताने की कौन कौन से ऐसे डिसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है ना, जो इसके द्वारा सेक्स के द्वारा फैल रही है ना, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, ऐसे कर करके, ठीक है। ये हो गया। एड्स है, एड्स के बारे में, ठीक है। तो कोई दो एग्जांपल बताइए यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। हाँ, वेरी गुड। चलिए, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ हाँ, हॉस्पिटल खोला गया, अच्छे से उसको सुविधा दी गई, है ना, साधन दिए गए, और उसके बाद कुछ एक प्रोफेशनल जो फैकल्टीज या फिर एक्सपर्टीज है उनको लाया गया। फैकल्टी में तो हम लोग आ जाते हैं। चलिए, स्ट्रेटेजीज हैं कुछ कुछ, कौन कौन से तकनीकें या फिर टेक्निक यूज की गई थी। ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो फर्टाइल कपल हैं और जिनकी शादी की उम्र हो गई है उनको, ठीक है, उनको सब चीजों के बारे में बताया गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है ना, प्रेग्नेंट जो लेडी है उसका केयर करने की जरूरत क्या है, या फिर जो बच्चा पैदा हो गया उसके बाद उसको कब तक आप कम से कम उसका ख्याल रखिए, अच्छे से ख्याल रखिए। ख्याल रखना और अच्छे से ख्याल रखने में बहुत अंतर है। कोई चिल्ला दिए तो सुन के बैठ जाना, ये अच्छे से ख्याल रखना है, और नॉर्मल ख्याल रखने में चिल्ला दिया चुप पैसे कर, तो ये ख्याल रखने में आ जाता है। चल, ये सब है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोसेंटेसिस कैसी प्रक्रिया है, इसमें कौन सी चीजों का हम टेस्ट करते हैं। हाँ, क्रोमोसोम टेस्ट करेंगे। तो यहां पर हम एम्ब्रियो का सेल कहां से लेते हैं, एम्ब्रियो से निकालते हैं क्या, कहां से निकालते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड से, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। इसका यूज क्या सेक्स डिटर्मिनेशन में होता था, अभी भी होता है, लेकिन डॉक्टर इसको छिपा के रखता है, मतलब वो नहीं बताता, वो जाहिर नहीं करता। डॉक्टर को सब पता है मेल है फिर फीमेल, लेकिन वो बाहर नहीं बताता, मतलब जो लोग हैं, है ना, उनको नहीं बताते, वो जो इलाज के लिए है उनको, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वो गलत यूज कर सकते हैं उसका, इसलिए ये हो गया। उसके बाद इसका मेन पर्पस था जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके बारे में पता लगाना, डायग्नोसिस करना। तो ये है आपके ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। इसका यूज, इस टेस्ट का यूज प्रेगनेंसी के कौन से वीक में किया जाना ज्यादा सही रहता है, 14 टू, हाँ ठीक, वेरी गुड। फिर आ गए आपके सहेला, ठीक है। ये है सहेली। सहेली क्या है, एक दवाई है कि इंजेक्शन है, दवाई है। तो इंजेक्शन दवाई नहीं होता, हाँ गोली है, टैबलेट है, टैबलेट है ना। चलिए ठीक, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है या नहीं है, ठीक है। इसके जीरो साइड इफेक्ट है या नहीं है। क्या ये स्टेरॉइडल है, नहीं, ये नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है। चलिए, डेवलप्ड बाय, इसको कहां, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था, CDRI के साइंटिस्ट। CDRI कहां पर स्थित है, लखनऊ में, कहां पर, लखनऊ में। चलिए ठीक, अब इस टैबलेट में कौन सा केमिकल रहता है, कौन सा केमिकल है ये, सेंट क्रोमिन। कौन सा है, सेंट क्रोमिन। सेंट क्रोमिन का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, हाँ, ये कौन से रिसेप्टर को चेंज कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर को। और जब एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेट हो जाता है तो फिर क्या होता है, एस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा, और जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या नहीं हो पाएगी, ठीक नहीं हो पाएगी। अब ठीक नहीं हो पा रही है तो फिर यहाँ पर जो एम्ब्रियो आके ऐसा टिक नहीं पाएगा, फिर वो क्या नहीं हो पाएगा, फिर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो बाहर चला जाता है, सिंपल। ये हो गया और फिर खत्म है ये। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया।